समय शुरू होता है अब, और आपके पास 15 से 20 मिनट का टाइम है। आज का प्रोग्राम आप अपना रखें सर। सर थैंक यू सर। जेआरसीएम सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आज मुझे प्लान की जिम्मेवारी दी गई है, तो मैं चाहूंगा सर आज का जो प्रोग्राम है मैं ना करूं, मेरी जो मैडम है वो आप इस मीटिंग में प्लान दें, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की सब बात करते हैं, सरकारें भी बात करती हैं, और पिछले कई वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि 50% आरक्षण महिलाओं का होने वाला है सब जगह, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है। और आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम महिलाओं को 50 नहीं 100% आरक्षण दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगा सर आज का जो प्लान है मैं नहीं, मेरी मैडम के द्वारा हो, और प्लान इसकी आन बान शान मार्केटिंग प्लान मैं इनवाइट कर रहा हूं मिसेज अर्चना यादव को। जय आरसीएम सर। नमस्कार सभी को, जय आरसीएम। और माई सेल्फ अर्चना, और मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत, गांव बालैनी, यूपी से बिलोंग करती हूँ। और जैसा कि सर ने आज मुझे जिम्मेदारी दी है प्लान दिखाने की, तो मैं कुछ आप लोगों से शेयर भी करना चाहती हूँ। प्लान से पहले कुछ शब्द जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, या आरसीएम बिजनेस के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, जिंदगी एक बार ही हमें मौका देती है। ऐसा लोग कहते हैं कि जिंदगी में मौका हमें एक बार ही मिलता है, दोबारा हमें मौका नहीं मिलता। लेकिन जिंदगी ने हमें, ये कह लीजिए, दोबारा मौका दिया है। और कुछ गलतियां हमने की थी जब आरसीएम बिजनेस को शुरू किया था, या आरसीएम हमारी जिंदगी में आया था, तो कुछ गलतियां हमसे हुई थी। जो भी यहाँ हमारे साथ नए हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, जो मेरी जितनी भी यहाँ मेरी प्यारी बहनें हैं और मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जो गलतियां हमने की थी वो आप ना करें, उसे आप ना दोहराएं। जैसा कि मैं कह रही हूँ कि जिंदगी में हमें आरसीएम ने दोबारा मौका दिया है। पहली बार जब हमारी जिंदगी में आरसीएम आया था तो 2006 में आया था, और 2006 में 4 में हमारी शादी हुई थी। 2004 में शादी हुई थी। जब शादी हुई थी तो मैं बीएड कर रही थी, यानी कि मैं एमए बीएड हूँ, और बीएड कर रही थी। और मैंने जो एग्जाम दिए थे बीएड के, वो शादी के बाद दिए थे। और शादी के बाद जब एक लड़की की जिंदगी शुरू होती है, तो मैं ये मानती हूँ कि जेंट्स की जिंदगी में क्या परिवर्तन आता है मुझे नहीं पता, लेकिन एक लेडीज की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, क्योंकि जिन जड़ों से वो जुड़ी हुई होती है और दूसरी जगह जहां उसे जाके एडजस्ट करना पड़ता है, तो कई साल तो उस परिवार को, उन लोगों को समझने में ही उसका निकल जाता है। वही मेरे साथ हुआ था। मैं बीएड कर रही थी, फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं अपनी पढ़ाई, बीएड तो मैंने कर लिया, लेकिन मैं आगे के कंपटीशन में अपने को अच्छे से मतलब पढ़ाई करके कोई कंपटीशन निकाल पाऊं, यानी कि सरकारी नौकरी मुझे नहीं मिली। ये कह लीजिए, मैं पढ़ाई में, मैं ये नहीं कहती मैं बहुत अच्छी थी और औसत थी। ये मैं मतलब जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं कर लेती, लेकिन जिम्मेदारियां होती हैं तो हमें निभानी पड़ती हैं अपनी जिम्मेदारियां। तो 2006 में सर ने आरसीएम बिजनेस, किसी ने इनको बताया, तो मेरे ससुर जो कि एक लेक्चरर थे, उन्होंने भी समझा इस बिजनेस को। 2006 अक्टूबर में ये बिजनेस बहुत अच्छे से इन्होंने किया, और हमने उस टाइम पे 5 या 6 लाख रुपए लगा के अपना पिकअप सेंटर खोला था। और सर मीटिंग करते थे और ससुर पिकअप सेंटर पे रहते थे। लेडीज को ये नहीं था, उस टाइम पे तो इतना लंबा घूंघट होता था जो जब मैं इस घर में आई थी। लेकिन बाद में मुझे बहुत फ्रीडम मिला, क्योंकि मुझे परिवार बहुत अच्छा मिला था। जब आई थी तो ये नहीं था कि लेडीज अपनी शॉप पे बैठे, जेंट्स ही करते थे। तो सर बाहर का देखते थे और ससुर देखते थे शॉप, यानी कि पिकअप सेंटर। तो एक 3 ही महीने बाद अच्छा हमारा बिजनेस चल रहा था। 3 महीने बाद क्या होता है, जस्ट 3 महीने बाद दिसंबर में हमारे ससुर को अटैक आता है। अटैक आता है तो ये कह लीजिए एक स्तंभ थे वो इस घर के। जब स्तंभ में ही थोड़ा कमजोर हो जाता है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। सर को इतना टाइम नहीं मिलता था कि वो पिकअप सेंटर भी देखें, मीटिंग भी देखें, और घर में जो अभी ये एकदम से आ गया था, ससुर हॉस्पिटल में थे, उनकी देखभाल भी करनी होती थी। और उसी बीच में एक चीज और आई कि ससुर 3 या 4 महीने बाद थोड़े ठीक हुए, तो पता चला कि हमारी सास को कैंसर है। ये समझ लीजिए घर में एकदम से
कोई कहते हैं ना एटम बम फूट जाना, वो फूट गया था और वो कैंसर भी लास्ट स्टेज में था। यानी कि ससुर थोड़े कवर हुए थे और सास को कैंसर था। दोनों जो मेरे, ये कह लीजिए सास ससुर बहुत अच्छे थे। मैं तो ये कहूंगी ससुर तो इतने, सास ससुर इतने अच्छे थे कि जो मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था, अगर मुझे ये कहना पड़े कि प्यार मुझे किससे ज्यादा मिला, तो मुझे सास ससुर के से ज्यादा अपनापन मिला, प्यार मिला। जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इतना कोई नहीं कर सकता, इतना वो मुझे प्यार करते थे। दोनों ही बिस्तर पे थे। मेरे लेडीज के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है घर में। जेंट्स बाहर का देखते हैं, लेडीज घर का देखती हैं। मेरा 4 में शादी हुई थी, 5 में बेटा हुआ था मुझे और 6 में ये सब कुछ हो गया था, 7 तक। यानी कि 2-2.5 साल का बेटा था। तो मेरे सास ससुर बिस्तर पे थे, उनको भी देखना, बच्चे को भी देखना, घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई थी। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से, मन से पूरे अच्छे से निभाया और मेरे सास ससुर इस बात को मानते थे कि अर्चना ने मतलब हमें किसी चीज की ये नहीं होने दिया कि ये हमारी पेट की नहीं है। तो इतना अच्छा उसी टाइम पे ससुर ने कह दिया था कि बेटा आप हमारा इतना करती हो तो आप पर्दा मत किया करो, पर्दे में ये सब करती हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो मेरा पर्दा उस दिन खुल गया था। मेरे ससुर ने मुझे बेटी का एक तरह से दर्जा दिया था। तो 2006 में धीरे धीरे जैसे भी सिचुएशन बनी थी तो हम इसके टच से, आरसीएम से हट गए थे और धीरे धीरे जो हमारा पहला काम था रेडीमेड गारमेंट्स का, वो हमने शुरू कर दिया था। और 11 में और उसी टाइम पे 6 में हमारे जो बड़े मेरे जेठ जी हैं, जो आज हमारी अपलाइन है, संजय जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो लगातार इस बिजनेस को करते रहे। 2006 में जब हमने ज्वाइन किया था, उन्होंने भी ज्वाइन किया था, लेकिन वो लगातार इसको धीरे धीरे करते रहे। 11 में जो कंपनी में जो क्राइसिस आए थे, उसके बाद भी उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया। उन्होंने बोला भी था, हमारे ससुर को भी बोला था, इनको भी बोला था कि आप भी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन ससुर नहीं चाहते थे कि ये बिजनेस मतलब हमारे घर के बच्चे करें। लेकिन संजय मेरे सर और हमारी अपलाइन वो करते रहे, वो समझाते रहे, लेकिन यहाँ इतना पॉजिटिविटी नहीं थी। फिर 2008 में मेरी सास गुजर गई थी कैंसर से। 2014 में ससुर गुजर गए थे, हार्ट फेल हो गया था उनको अचानक से। और 2016 में ये आरसीएम बिजनेस अचानक से ही दोबारा हमारी जिंदगी, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम दोबारा करेंगे। हमारे मेरे जो जेठ जी थे वो कर रहे थे, लगातार वो कहते थे, लेकिन हमारा मन नहीं था कि हम दोबारा करेंगे। 2016 में अचानक हमारी जिंदगी में दोबारा आता है। फिर भी हमने गलतियां की दोबारा आने के बाद भी। 2016 में दोबारा आता हूँ, यहाँ मैं करूंगी वीके मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी ग्रेट अपलाइन है। तो हम जाते हैं मुरादाबाद किसी फंक्शन को अटेंड करने और एक रात हमें रुकना पड़ता है गजरोला, हमारा पूरा फैमिली हम वहां रुके हुए थे। इत्तेफाक से वीके मिश्रा जी भी उस दिन वहीं पे थे। तो उनके पास वो बॉडी स्कैनर था, वो सबकी बॉडी स्कैन कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि ये बिजनेस में ज्वाइन करें, सर बिजनेस में ज्वाइन करें। उन्होंने कहा कि आप गजेंद्र जी आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए। इन्होंने एकदम साफ से मना कर दिया कि मुझे नहीं आरसीएम करना। तो उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया मिश्रा जी ने कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको पूरी तरह से करें या पूरी तरह से इसमें लगे रहें, सिर्फ आप अपनी ज्वाइनिंग इसमें डाल लीजिए और अपने घर का सामान खरीदते रहिए। तो 2000 ये कह लीजिए 16 में, और वो अप्रैल का महीना होगा मुझे ऐसा ही याद है, तो इन्होंने अपने कागज वहां पे दे दिए। जब तो ऑनलाइन नहीं जो होता था, कागज पहुंचाए जाते थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे इन्होंने दिए। और 2 साल तक फिर हमने वही गलती की। 2 साल तक हमने सिर्फ सामान ऐसे खरीदा था कि किसी महीने खरीद लिया, किसी महीने नहीं खरीदा, ऐसे हम इस बिजनेस को कर रहे थे। वो कहते हैं ना, जैसे संजय सर कहते हैं हमेशा, जब तक सारे ग्रह किसी इंसान के सही नहीं होते तब तक उसको आरसीएम समझ में नहीं आता। वही हमारे साथ हो रहा था। शायद कुछ ही ग्रह सही थे कि हमने जो 2016 में दोबारा एंट्री लगाई, पूरी तरह सही नहीं थे। पूरी तरह सही, सर के जो सही हुए वो हुए 18 में 2 साल बाद, जब हम पालनपुर हिमाचल घूमने गए थे। तो हमने दिमाग लगाया कि हम वहाँ होटल नहीं लेंगे हिमाचल में, हम वहाँ किसी के रिलेटिव के यहाँ रुकेंगे। तो हमने सोचा कौन रहते हैं वहाँ पे। तो मेरी मायके की तरफ से मेरे भाई मामा के लड़के आर्मी में थे, वो कैंट एरिया में रहते थे। तो हमने उन्हें फोन मिलाया, उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया। हमारी फैमिली थी और हमारी
नंद की पूरी फैमिली थी। हम घूमने गए हुए थे, जैसे छुट्टियों में बच्चों को घुमाने हिमाचल लेके जाते हैं, पालनपुर। तो वहां पे जब हम गए, 2 दिन हमने घूमा, 3 दिन का हमारा स्टे था। 2 दिन वो भी अपनी ड्यूटी करते रहे, भैया जो मेरे लगते हैं, और हम भी अपना सुबह घूमने निकल जाते थे और शाम को ऐसे आते थे। 9-10 बजे बज जाते थे हमें आने में। खाना खाए, सो गए, थोड़ी कुछ बातें की। लेकिन तीसरा दिन था पालनपुर में, तो वो भैया को भी उस दिन छुट्टी थी और हमारे पास भी आधा दिन बचा हुआ था। हम जल्दी जो भी दर्शन करके मंदिर वगैरह जो भी घूम के हम आए थे, तो जल्दी आ गए थे। तो हम सब बातें कर रहे थे बैठ के। तो उन्होंने बताया कि मैंने आरसीएम बिजनेस किया था। हाँ, मतलब इस नौकरी के साथ साथ, यानी कि वो आर्मी में थे, उसके साथ साथ उनकी पोस्टिंग जब मेरठ थी, उन्होंने इतना अच्छा आरसीएम बिजनेस को बिल्ड किया था। लेकिन उन्होंने भी एक गलती की थी। उन्होंने गलती की थी कि अपने डुप्लीकेट तैयार नहीं किए थे। उनका बिजनेस तो बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा कर लिया था, वो रॉयल्टी टेक्निकल तक पहुंच गए थे। लेकिन उन्होंने अपने डुप्लीकेट तैयार नहीं किए थे। उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा बिजनेस है, अगले साल मैं ये सोच रहा हूँ कि रिटायरमेंट ले लूं, जैसे कि 17 साल में रिटायर हो जाते हैं आर्मी से, और मैं आके राजसेम करना चाहता हूँ। तो इनके मन में भी कुछ आया, यानी कि इनके ग्रह सही हुए और इन्होंने कहा कि मैं जाके धीरे धीरे काम शुरू करता हूँ, आप रिटायरमेंट लेके आइए तो हम मिलके काम करते हैं। इस तरह 2018 में हमारा मतलब सर ने अच्छी तरह आरसीएम को करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। और मेरी बात करें तो मैं इनका सपोर्ट पूरा करती थी, लेकिन सीखती कुछ भी नहीं थी। मुझे मेरा जो सारे ग्रह सही हुए, सर जो बोलते हैं, वो हुए इस लॉकडाउन में। इस लॉकडाउन में ये जो मीटिंग हमें मिली है, ये मीटिंग हमें मिली तो मुझे सीखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। और जितना इन मीटिंग से मैंने सीखा है, जितना मैंने इनसे समझा है, आज मैं प्लान की सर ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना 100% इसमें दूं या अपना आरसीएम का प्लान अच्छे से बता सकूं। जैसे कि हम सभी लोग काम करते हैं, काम करके हम काम किस लिए करते हैं? काम करते हैं हम पैसे के लिए। हम कोई भी जॉब करते हैं, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, या कोई व्यापार करता है, या कोई खेती किसानी, कुछ भी काम करता है वो पैसे के लिए करता है। और काम करके वो कमाता है पैसा। काम, पैसा, और उसे करता है वो खर्च। खर्च वो कहाँ करता है? वो करता है अपनी जरूरतों पे। यानी कि काम, पैसा, खर्चा, काम, पैसा, खर्चा, इन 3 शब्दों में पूरी जिंदगी आदमी की निकल जाती है। जब वो खर्च करता है, वो करता है अपनी जरूरतों पे, जो उसकी जरूरत की चीजें होती हैं। वो जरूरत की चीजें लेने जब बाजार में जाता है, तो उसको बोला जाता है कस्टमर। अब कस्टमर बनके जब हम बाजार में जाते हैं, तो हम जाते हैं किसी रिटेलर की शॉप पे, जो आसपास दुकानें होती है रिटेलर के पास। तो हमने कभी सोचा है, ये जो रिटेलर है, ये क्या अपने घर में ये सामान बनाता? नहीं, वो लाता है किसी होलसेलर से। और होलसेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, वो लाता है किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रिक्ट के। और डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, इसको देता है कोई एजेंट, और एजेंट को देती है कंपनी। यानी कि एक ये चेन सिस्टम है, जिसके द्वारा कोई कंपनी कोई सामान बनाती है तो हम तक, यानी कि कस्टमर तक पहुंचता है, ग्राहक। अब कंपनी ने, मान लीजिए ये पेन बनाया, तो कंपनी का मालिक आपको बताने नहीं आएगा कि ये मैंने पेन बनाया है, आप इसे खरीद लीजिए। उसके लिए कंपनी क्या करती है? वो कराती है एड, यानी कि एडवर्टाइजमेंट। किसी अच्छे बड़े सेलिब्रिटी को वो हायर करती है, उसको करोड़ों रुपए देती है, ऐड कराती है, और ये सामान जिसको देख के हम उस सामान को खरीदते हैं। अब मान लीजिए कोई भी जो ये बीच के मिडिल मैन है, बिना पैसे के तो ये काम नहीं करेंगे, इनको भी कुछ परसेंटेज चाहिए होता है। तो मान लीजिए मैं इनके 10-10% मान लेती हूँ, ये 10-10% लेते हैं अपने काम का, जो भी ये करते हैं। तो 10% अगर ये लेते हैं, तो कंपनी अगर कोई सामान 50 रुपए में बनाती है, तो किसी भी ग्राहक तक आते आते वो 100 रुपए का हो जाता है। यानी कि कंपनी ने कोई 50 रुपए का सामान बनाया और हम तक वो पहुंचा 100 रुपए में, उसका रेट 100 रुपए हो जाता है। यानी कि 50% पैसा बढ़ जाता है। और वो जाता किसकी जेब से है? हो जाता है क्योंकि कंपनी ने तो अपना सामान 50 रुपए में बना दिया, और हमें मिला वो 100 रुपए में। 50% पैसा कहाँ गया? वो गया इन मिडिल मैन के पास। यानी कि हमारी कमाई का, यानी कि हमारी कष्ट कमाई का 50% पैसा
ये मिडिल मैन ले जाते हैं और जो हमें पता भी नहीं चलता और हम बड़ी खुशी खुशी से इन्हें दे देते हैं। ये जो चैन सिस्टम है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसको बोलते हैं TSM, यानी कि ट्रेडिशनल सेलिंग मेथड, जो चला आ रहा है सन 1600 से। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो वो व्यापार करने ही आई थी, हमारे देश को गुलाम बनाने नहीं आई थी। लेकिन उन्होंने देखा, उन्होंने ये चैन सिस्टम बनाया। इस चैन सिस्टम में ये लोग भी अपने ही बैठाए और इन लोगों ने बड़े बड़े ही आराम से हम लोगों को लूटा, ये कह लीजिए हमारे देश को लूटा और हमारे देश के धन को बड़ी आसानी से विदेशों में ले गए। लेकिन ये अंग्रेज तो चले गए लेकिन ये व्यवस्था छोड़ गए TSM। इससे पहले भी हमारे देश में एक मार्केटिंग हुआ करती थी जिसको कहते हैं IXM, इंटर एक्सचेंज मार्केटिंग, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान। किसी के पास गेहूं होते थे, किसी के पास कपास होती थी, तो हम चीजें आपस में बदल लेते थे यानी कि एक्सचेंज कर लेते थे। तो इससे क्या होता था, हमारे देश का धन और हमारे देश का पैसा हमारे ही देश में था, कुछ बचता था तो हम बाहर एक्सपोर्ट करते थे, वो बाहर भेजते थे, लेकिन ज्यादातर हमारे नहीं रहता था। लेकिन अंग्रेजों ने ये व्यवस्था कायम की, वो चले गए लेकिन इस व्यवस्था को छोड़ गए जो कि अभी तक हिंदुस्तान में चली हुई है। और जिस व्यवस्था की मैं आज बात करने वाली हूँ आपसे, मैं इसको एक एग्जांपल से आपको और समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति की जो एवरेज उम्र होती है वो 60 वर्ष होती है और 60 वर्ष में वो 20 वर्ष तक कोई पैसा अर्न नहीं करता, कोई काम नहीं करता, खर्चा ही करता है और 40 साल वो अपनी उम्र के काम करता है या पैसा कमाता है। तो अगर वो पैसा 40 साल कमाता है और 50% पैसा इन लोगों के पास जा रहा है उसकी कमाई का, और उसकी कमाई का अगर 50% पैसा इन लोगों के पास जा रहा है, तो यानी कि उसकी जिंदगी के 20 साल की कमाई ये लोग ले गए और उसे पता भी नहीं चला कि हमारी जिंदगी के 20 साल हमने किसको दे दिए। अब जिस व्यवस्था की मैं बात कर रही हूँ उसमें क्या होता है, वो है DSM, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड। यानी कि इसमें क्या होता है, एक कंपनी होती है और कंपनी टू कस्टमर। अब यहाँ हम कस्टमर नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटर। कंपनी बोलती है मैं सामान बना रही हूँ और आप तक पहुंचाने के लिए एक यहाँ मैं PUC की व्यवस्था कर रही हूँ, कुछ कदम आप चलिए, कुछ कदम मैं चलती हूँ, और जो बीच का 50% पैसा है ये मैं आपको दूंगी। 50% पैसा मैं ये आपको दूंगी, लेकिन एक सिस्टम के द्वारा दूंगी। जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है फैशन सूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो स्थापित है राजस्थान भीलवाड़ा में। इनके जो मालिक हैं उनका नाम है त्रिलोकचंद छाबड़ा जी। मैं उनके लिए एक बार आपसे तालियां चाहूंगी। त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने जो एक आम इंसान के बारे में सोचा और इतना अच्छा सिस्टम उन्होंने बना के दिया कि वो 1977 से कपड़ा बनाते थे, यानी कि उनका कपड़े का काम था, कपड़ा बनाते थे, लेकिन वो इसी व्यवस्था में बेचते थे उस कपड़े को। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं डायरेक्ट सेलिंग में अपने कपड़े को बेचूं और जो बीच का 50% पैसा है ये मैं सीधा ग्राहक को दूं, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटर बना के उसको अपने सामान का या अपने जो प्रोडक्ट हैं उनका मैं उनको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देता हूं और ये जो 50% पैसा है वो मैं इसको देता हूँ। लेकिन एक वो सिस्टम के द्वारा दिया जाता है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता। इसमें हमें ज्वाइन होने के लिए हमारी ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री होती है। हमें सिर्फ अपने फोटो देने होते हैं और अपना एक आधार कार्ड का फोटो देना होता है और एक अपनी बैंक की पासबुक का फोटो देना होता है, जो कंपनी में पहुंचाए जाते हैं ऑनलाइन। अब तो सब कुछ होता है, ऑनलाइन ही पहुंचाए जाते हैं। वहां से आपको एक नंबर मिल जाता है। अगर उस नंबर पर आप अपने घर की जरूरत का कोई भी सामान खरीदते हैं, जरूरत का मीन्स जो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के जो प्रोडक्ट हैं सारे इस कंपनी में हैं, और जो डेली यूज के प्रोडक्ट हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस के हैं। जिस किसी भी हम डायरेक्ट सेलिंग में, मैं एक बात और बताना चाहूंगी यहाँ पे, जब हम कोई डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी चूज करते हैं तो पहली बात तो हमें ये देखनी होती है कि वो स्वदेशी होनी चाहिए, यानी कि विदेशी नहीं होनी चाहिए। विदेशी में भी कई कंपनियां हैं विदेशी जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करती हैं, लेकिन वो यहाँ का पैसा विदेश लेके जा रही हैं।
यानी कि उसका फायदा भी हमें नहीं हो रहा है, वो बाहर जा रहा है उनका पैसा। और वो एक चीज और करती है, उसमें प्रोडक्ट बहुत हाई रेट पे रखती है और उसका जो प्राइस है हाई होता है और उसका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो बहुत कम होता है, जिसपे हमारा ये बिजनेस चलता है। तो ये बात भी हमें देखनी होती है, प्रोडक्ट रीजनेबल होने चाहिए, आम आदमी उन्हें खरीद ले। ऐसे प्रोडक्ट अगर किसी कंपनी के हैं, वो आरसीएम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के हैं, जिन्होंने त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने फैशन शूटिंग कंपनी है, कंपनी आरसीएम नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं कि बोलते हैं हम आरसीएम है, लेकिन आरसीएम कंपनी नहीं है। आरसीएम टीसीजी का एक कॉन्सेप्ट है। जब उन्होंने डीएसएम की शुरुआत की तो उन्होंने एक लोगो तैयार किया, एक ब्रांड बनाया कि हम किस ब्रांड से अपने प्रोडक्ट मार्केट में निकालेंगे। तो उन्होंने आरसीएम के नाम से निकाला। आरसीएम की फुल फॉर्म होती है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग का, यानी कि बाजार का सही तरीका जो होता है वो उन्होंने निकाला, तो उसको नाम दिया आरसीएम। आरसीएम कंपनी नहीं है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और ये कॉन्सेप्ट है आरसीएम, टीसीजी का एक कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने हमें दिया है, जो एक उनका ये कह लीजिए ब्रांड है, कंपनी का ब्रांड है आरसीएम, और कंपनी आरसीएम नहीं है। तो आरसीएम कहती है कि आप हमसे सामान लीजिए, कंपनी कहती है आप हमसे सामान लीजिए, जो भी आप सामान लेंगे अपनी जरूरत का, अपने घर का एक पर्चा बनाइए और उस पे अगर आप उस नंबर पे, जो नंबर कंपनी आपको देती है, उस पे सामान खरीद रहे हैं तो क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं। पहला फायदा होता है 10 से 20% एमआरपी पर आपको लेस मिलता है, यानी कि छूट मिलती है। इस जो भी आप सामान खरीदते हैं इस कंपनी से जो भी सामान करते हैं, आपको काउंटर पे ही छूट मिल जाएगी। या मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे हम नमक लेते हैं बाहर से, किसी भी कंपनी का हम नमक लेते हैं, तो वो ये समझ लीजिए कि अगर 18 उसका रेट है तो हमें 18 में ही मिलेगा। लेकिन अगर हम आरसीएम से कोई भी सामान खरीदते हैं, वो नमक खरीदते हैं, तो उसकी एमआरपी 18 है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे हमें वो 15 रुपए में मिलेगा। उस 15 रुपए में से भी एक चीज हमें बहुत अच्छी जो मिलती है, वो मिलती है 10 से 32% हमारे बैंक अकाउंट में वापस आता है। यानी कि जो मान लीजिए कोई नमक हमने 15 रुपए में खरीदा, कंपनी का खर्चा आया उसे बनाने पे 7 से 8 रुपए, तो 7 रुपए मान लीजिए उनका खर्चा आया, तो 8 रुपए हमारे बचते हैं। जो वो बचते हैं, कंपनी बता रही है ये इसका प्रॉफिट है, कंपनी बता रही है इस नमक की थैली पे मैं ये प्रॉफिट ले रही हूँ, जिसको उन्होंने नाम दिया बिजनेस वॉल्यूम। उस बिजनेस वॉल्यूम, उस प्रॉफिट में से मैं आपको 45% यानी कि 10 से 32% आपके बैंक अकाउंट में वापस दूंगी, उस बिजनेस वॉल्यूम का जो कि वो बचत है, जो कि उनकी वो एक तरह से उनका मुनाफा है, उसमें से 10 से 32% तक आपके बैंक अकाउंट में मैं वापस दूंगी। यानी कि 1 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में भी आ जाता है, वो नमक हमें 13 या 14 रुपए का ही पड़ता है अगर हम आरसीएम से खरीदते हैं। तो अगर हम सोचें कि सुबह से शाम तक हम इतने सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट हम खरीदते हैं बाहर की मार्केट से, एक तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ हमें 10 से 20% छूट मिल रही है एमआरपी पे, और 10 से 32% हमें बैंक अकाउंट में वापस मिल रहा है। तो ये हो गए इसके दो फायदे। तीसरा फायदा होता है पक्का बिल, यानी कि इसका एक पक्का बिल कटता है, जो कि इसमें टीएसएम में नहीं मिलता हमें। यहाँ एक चीज और होती है, पक्का बिल मिलने से एक फायदा हमें होता है। सबसे पहला फायदा तो कोई भी सामान यहाँ हमें नकली नहीं मिलेगा, पक्का बिल उसी चीज का मिलेगा जो सामान असली होता है, उसी का पक्का बिल मिलता है। तो इस मार्केट में एक चीज और होती है, ये जो मिडिल मैन होते हैं अपने कुछ फायदे के लिए, ये हर कंपनी कभी अपना माल नकली नहीं बनाती, कोई भी सामान नकली नहीं बनाती, लेकिन कस्टमर को सारी कंपनियों का माल नकली मिल जाता है। यानी कि यहाँ नकली मिलने का भी हमें एक वो होता है कि हमें नकली सामान खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। यानी कि जो हम सामान खाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है उस सामान का, तो हमें बीमार होते हैं, और बीमार होके एक नुकसान और होता है कि हम बीमार होके जो मेडिकल में हमारा खर्चा होता है वो भी बढ़ता है। तो यहाँ मिलता है पक्का बिल, इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ का सामान सब असली है। इसका सबसे अच्छा जो फायदा मिलता है
वो मिलता है, हमें एक बिजनेस करने का मौका मिलता है। आरसीएम में अगर हम ज्वाइन हो जाते हैं, अपना एक कार्ड बनवा लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, तो अगर हम आरसीएम में ज्वाइन हो गए, तो जहां हम ज्वाइन होते हैं तो कंपनी कहते हैं, इसको एमएलएम भी कहते हैं, डीएसएम भी कहते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। इसके 3 नाम हम नेटवर्किंग को ये ऐसे समझ सकते हैं कि जहां हम ज्वाइन होते हैं कंपनी में, कंपनी ने कहा है जहां आप ज्वाइन हुए हैं वहां से नीचे का जितना बिजनेस है, जितना आप बढ़ाओगे, जितना कंपनी का आप टर्नओवर बढ़ा के दोगे, उसका भी कुछ परसेंटेज मैं आपको दूंगी। यानी कि इसमें एक रॉयल्टी इनकम मिलती है जो इसमें काम करते हैं, और एक टेक्निकल इनकम मिलती है, जो कि रॉयल्टी इनकम होती है 8% और टेक्निकल होते हैं 5%। जो भी टर्नओवर हम अपने से नीचे कंपनी को करके देते हैं, उस टर्नओवर के बिजनेस वॉल्यूम का, जो भी बिजनेस वॉल्यूम हम क्रिएट करके देते हैं कंपनी को, उसमें रॉयल्टी इनकम होती है 8%। रॉयल्टी इनकम के बारे में बता दूं कि 3 ही लोगों को रॉयल्टी इनकम मिलती है। या तो कोई लेखक हो जिसने बहुत अच्छी किताब लिखी हो और वो बार-बार बिक रही हो, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, जो आज भी उसकी कोई पुस्तक छपती है या बिकती है तो राहुल गांधी के घर में पैसा जाता है रॉयल्टी के रूप में। ऐसे ही दूसरे लोगों को मिलती है, जैसे कोई वैज्ञानिक हुआ, उसने बहुत अच्छा आविष्कार किया, जैसे कि एडिसन ने बल्ब बनाया था, तो बल्ब बनाया, तो आज भी अगर एक बल्ब भी बिकता है तो उनके घर में पैसा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी एक अचीवमेंट की थी। और ऐसे ही होते हैं गायक, या जो अच्छा गायक है, या भगवान से जिनको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, वो सबको नहीं मिलता, किसी किसी को ही मिलता है। वो अपने अच्छे गाने गा गए, वो गाने जब जब बिकेंगे तो उनके घर में उनके बच्चों को रॉयल्टी जाएगी। तो 3 ही लोगों को रॉयल्टी मिलती थी अब तक, लेकिन चौथी रॉयल्टी मिलती है आरसीएम में। एक आप बिजनेस खड़ा करके जाते हैं, 8% का अगर अपना टर्नओवर पहुंचा देते हैं, कंपनी को इतना टर्नओवर करके देते हैं, इतनी अपनी टीम बना लेते हैं, इतना आप वर्क करते हैं, अपनी टीम को बिल्ड कर लेते हैं, अपने टर्नओवर को बढ़ा लेते हैं, 8% तक पहुंचा देते हैं, तो एक रॉयल्टी इनकम आप क्रिएट कर जाते हैं। आप इस दुनिया में हैं तो भी आपको फायदा मिल रहा है, आप इस दुनिया से अगर चले जाएंगे तो आपके बच्चों के लिए वो रॉयल्टी इनकम वहीं से उतनी ही मिलती रहेगी, वो घटेगी नहीं। आप किसी और काम में जाएंगे तो ये वाली इनकम आपको नहीं मिलेगी। इससे आगे 5% टेक्निकल बोनस मिलता है, और इसमें बहुत पैसा है, मान है, सम्मान है, और अपने अपनी अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको बाहर निकालने का इतना अच्छा मौका मिलता है। एक आपको एक स्टेज मिलती है, बोलने का मौका मिलता है, शायद कहीं और किसी भी काम में आपको इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं मिल सकती। ना मान सम्मान मिल सकता है, ना इतनी अच्छी एजुकेशन जो हम लेते हैं रोज सुबह दोपहर शाम बैठ के यहाँ पे, वो नहीं मिल सकती है बाहर किसी भी काम में। आपको इतने अच्छे मोटिवेशन जो कहानियां सुनाई जाती हैं, इसमें हमको मोटिवेट किया जाता है आगे बढ़ने के लिए, ऐसे सपोर्ट सिस्टम भी और कहीं नहीं मिलेगा। टांग खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सपोर्ट देके आगे बढ़ाने वाले इसी बिजनेस में आपको मिलेंगे। तो इस बिजनेस में बहुत आप ग्रो कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनालिटी को कितना भी चाहे, जितना आप चाहे उतना ग्रो कर सकते हैं। आप इसमें सेलर बनिए, इसमें मोटिवेशनल स्पीकर बनिए, आप इसमें जिस जिस तरीके से भी आप पैसा लेना चाहते हैं, आप पूरा पैसा कमाइए। जो आपके सपने हैं, सारे सपने आज से पूरे कर सकता, पर सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा और अपने डुप्लीकेट तैयार करने पड़ेंगे। इतना तो आपको करना पड़ेगा, सिर्फ बैठ के नहीं, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी ने मुझे सुना, मुझे टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जितनी भी अपलाइन है उनको हाथ जोड़ के नमस्कार। सभी को जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बेहतरीन बोर्ड प्लान दिया। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का बोर्ड प्लान ही जान है। गजेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जय आरसीएम। और आज का सभी गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी जैसी इच्छा थी, मैं चाह रहा था, मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहले, वो कहते हैं कि एक महिला का सम्मान होना चाहिए और नारी का पूजन सबसे पहला होना चाहिए। तो मैंने तो अपनी तरफ से पहला प्लान, मुझे जिम्मेवारी मिली थी तो मैंने अपनी जिम्मेवारी को मैडम को दिया। धन्यवाद सर, थैंक यू। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अतर जी।
जी सर। जी, हमारे जो सीनियर साथी हैं हमारे बीच हैं, हैंड रेज किए हुए, उन सब लोगों को लाया जाए और उनका परिचय कराया जाए। जी सर, मैं चाहूंगा हमारे बीच में एक डायनेमिक लीडर योगेंद्र सिंह जी हैं, अपना कमेंट्स दें सर। योगेंद्र सिंह जी सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हम नहीं आ रहा सर अभी। हेलो। जी जी, अब बोलिए जी। जी धन्यवाद सर। सुबह सुबह सभी लोगों को नमस्कार, जय आरसीएम। और आज जैसा अर्चना जी ने प्लान दिखाया है, मतलब एक महिला सशक्तिकरण का जो पहला किल इन्होंने ठोका है अपनी टीम में, एक सक्सेस लीडर की जो पहचान होती है, जो इन्होंने अभी इस मैं इनको नहीं जानता था कि इतना अच्छा प्लान देती हैं। और ये सब कुछ लॉकडाउन का प्रभाव है। अगर ये लॉकडाउन नहीं आता, ये कोरोना नहीं आता, तो शायद इनको इस तरह से खुल के सामने आने का मौका नहीं मिलता। और यही कहते हैं कि कुछ लोगों को मौका मिलता है तो निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं। उसमें अर्चना जी ने अपने आप को निखारा है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान गजेंद्र जी का है, जो इनको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे लीडर हमारी टीम में क्रिएट हो रहे हैं। अर्चना जी को बहुत बहुत बधाई। आपने प्लान बहुत अच्छा दिया। आप में लीडर की हर वो क्वालिटी है जो एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए। आप अपने आप को और निखारें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम सभी लोग आपके साथ हैं और पूरा सिस्टम आपके साथ है। और जब आप प्रोग्रेस के लिए आपने ठान रखा तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। तो मैं यही कहूंगा कि जो आपने लास्ट में बोला, सीखो सिखाओ और सिखाने वाला बनाओ। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और अपनी टीम में अभी जो माहौल चल रहा है, अपनी दुकान खोलिए, खुलवाइए और अपने बिजनेस को लॉक करिए, सिक्योर करिए। ये अपना बिजनेस सिक्योर तभी होगा जब आपके ग्रुप में अपनी दुकानें खुलेंगी। और ज्वाइनिंग कोशिश करें सर कि पिकअप सेंटर पे ले जाएं और 100% अगर उससे प्रोडक्ट खरीदवाते हैं तो दुकान अपने आप खुल जाएगी। 5,000 से 10,000 की खरीदारी होने लग जाएगी। और इसमें अपनी दुकान बहुत बड़ा योगदान करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई अर्चना जी को। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। देवेंद्र कुमार चौधरी, मधुबनी, बिहार। जय आरसीएम सर, सभी गुरुजनों को प्रणाम। सबसे पहले तो अर्चना बहन को बहुत बहुत बधाई हो। और अब लगता है कि आरसीएम में बाहर आने वाली जो नारी शक्तिकरण है, जिस तरह से प्लान दिखाई है। आज मेरा भी बच्चा सब बैठे हुआ था तो बहुत अच्छा लगा। और लगता है जो कि अब पूरे देश में आर्थिक रूप से आजाद होने का वक्त आ गया है। एक लनातर जी के लिए है, कहाँ थे आप इतने दिनों के बाद आए। नमस्कार, जय आरसीएम। नमस्कार 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 सर, जय आरसीएम सर। जी संतोष राउत जी सर। जी सर, सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। और आज एक मैसेज मिला है, आज एक आगाज हुआ है महिला सशक्तिकरण का। और उसमें बखूबी से बहुत अच्छे तरीके से अर्चना बहन जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया है। और मैं तो ये कह सकता हूँ गजेंद्र सर को, अर्चना जी को, कि पुराने आरसीएम दौर में फर्स्ट चरण में एक नाम चलता था किसी का, वाइफ और हस्बैंड का, एक आग था, आग नाम के, उसे कैसे नाम नहीं लेना चाहेंगे, जो भी थे, एक नाम था आरसीएम, उनका छाप था। अब ये आरसीएम की तीसरी चरण में मैं हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा टैलेंट है और वो आपने आज आगाज कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। गजेंद्र जी, आरसीएम वाले यूट्यूब, गजेंद्र विद आरसीएम। हेलो सर। जी हेलो सर, जय आरसीएम सर। अभी तो सर मैं हॉस्पिटल में हूँ, माँ का तबीयत खराब है, इसी के संबंध में। लेकिन फिर भी सर मैं सुन रहा हूँ अर्चना जी बोली है और गजेंद्र सर जो बोले हैं, बिल्कुल सर एक मिसाल कायम किए हैं और हम लोगों के बीच। और ये सब तभी संभव हुआ है सर जबकि आप लोगों का स्नेह मिला है, आप लोगों की विचारधाराएं जो आप लोग हम लोग को सिखाने का काम कर रहे हैं, बस इसी का उपलब्धि है कि हम लोग इतने परिपक्व होते जा रहे हैं और बिजनेस भी ग्रोथ कर रहा है सर। बिल्कुल ये सुबह वाली मीटिंग का बहुत ही खास प्रभाव है
हमारे श्रेष्ठ गुरुजन जो हम लोग पर ध्यान दिए हुए हैं कि हम लोग टूटे ना छूटे ना, ये बहुत बड़ा योगदान है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। थैंक यू संजय यादव जी। जी सर नमस्कार, जेआरसीएम सभी को। बहुत अच्छा रहा सर, और मेरा वही कहना है जो अर्चना जी ने बताया कि ये बिजनेस लगे रहने का है, और लगे रहने का ये नतीजा है कि आज ये बिजनेस में पहले मेरी श्री गजेंद्र सिंह यादव जी, और उन्होंने बीच में गैप किया और बीच में काफी विरोध रहा परिवार का, लेकिन मैं लगा रहा और मिश्रा जी का मुझे सहयोग मिलता रहा, योगेंद्र जी का। तो आज वो दोनों एक डायनेमिक लीडर पर्सनालिटी के रूप में निकल के आए हैं, और बीच में बहुत विरोध भी रहा। 2014 की बात है तो गजेंद्र जी, अर्चना जी बाबा रामदेव का प्रमोशन ज्यादा करते थे और मैं आरसीएम करता था, लेकिन लगे रहने का प्रयास ये है हमारा कि हमने सबको आरसीएम में ला दिया, और आरसीएम एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। हमें इसमें लगे रहना है, इसको छोड़ दो सूरत में आपका कितना ही विरोध हो परिवार से, समाज से, लेकिन हम किसी के लिए कोई गलत काम नहीं कर रहे, इसलिए लगा रहना है। अगर आपको लगता है कि गलत कर रहे हैं तो आप छोड़ दें, अगर आपको लग रहा है कि अंदर से गलत नहीं है, आपकी भावनाएं ठीक हैं, तो आपको लगे रहना है। आपके साथ पब्लिक, परिवार, सब कुछ आ जाएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। बीके पाठक जी सर। जी सर नमस्कार। और आज तो मजा ही आ गया। सुबह में आपने जबरदस्त मतलब कविता गजल जो भी कहें वो जबरदस्त सुनाया, लोगों के अंदर उत्साह आया। और अर्चना दीदी ने बहुत ही जबरदस्त कमाल कर दिया उन्होंने। और मेरा ये मानना है सर कि ये जो बिजनेस है ये महिलाओं का ही बिजनेस है। इसमें तो मतलब हम लोगों से बहुत ही अच्छा काम महिलाएं करती हैं। और मेरा मानना है कि हमने जो ये अपनी दुकान का जो कंसेप्ट चलाया है, इस अपनी दुकान की मालकिन हम उन्हें बना दें और अपनी दुकान की पूरी जिम्मेदारी हम उन्हें दे दें, तो ये अपनी दुकान कभी फेल नहीं हो सकता। और टीसी छाबड़ा जी कहते हैं पूरी कविता है, लेकिन मैं 2 लाइन से इस बात को समाप्त करना चाहूंगा कि साथियों अभी भी जाग जाइए और महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण का जो ये अभियान है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी महिला को, अपने घर में अपनी वाइफ को, अपनी माँ को, अपनी सिस्टर को, इनको हमें आगे लाना होगा। आरसीएम के बारे में हमें इनको बताना होगा। टीसी सर ने लिखा है कि ये आखिरी शस्त्र है भारत माँ का। कहते हैं ना, जब किसी को युद्ध को समाप्त करना होता था तो वो ब्रह्मास्त्र चलाते थे। और मेरा कहना है कि अगर आरसीएम को पूरे हिंदुस्तान में लाना है तो साथियों हमें महिलाओं को आगे लाना होगा। ये आखिरी शस्त्र है भारत माँ का, भूल के इसको खोना नहीं। यदि चूक गए तो इससे भी फिर पछता पछता के रोना नहीं। थैंक यू जेआरसी। थैंक यू सर। थैंक यू। सरोज कुमार जी। जी सर, प्रणाम सभी गुरुजनों का, और आप सभी का धन्यवाद। आज सुबह जब आपका संगीत आया कानों में तो लगा कि आज बहुत बड़ा होने वाला है। और आज अर्चना दीदी के माध्यम से बहुत जबरदस्त चीज समझने को मिला, सीखने को मिला। और एक बात समझ में आ गया कि अब ये इस बिजनेस का आगाज हो गया है, क्योंकि दुर्गा स्वरूपा जितने भी हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, जब इस बिजनेस के अंदर में इन्वॉल्व हो गई और इतने बड़े बड़े करामात कर रही हैं, तो दुनिया की कोई ताकत, ऊपर वाला अब हम लोगों के साथ है कि हम लोग इस बिजनेस के माध्यम से हम अपने भारत माता को फिर से सोने की चिड़िया हम लोग बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर उमेश कुमार सिंह जी। सर जेआरसीएम सर। सभी लोगों को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सर। इस अभियान से ऐसे ऐसे हीरा आप निखार रहे हैं कि जिनका कि हम कुछ तुलना ही नहीं कर सकते हैं, कोई शब्द ही नहीं हमारे पास है। अर्चना जी ने आज वो आगाज कर दिया, वो नगाड़े फूंक दिया कि हम हर जेंट्स की बात है कि हर जेंट्स अपनी अपनी घर के महिलाओं को, बहन, बेटी, वाइफ, माँ, जो भी है, सबको लाएं और सबको एक महिला सशक्तिकरण से जोड़ें। और यहाँ पे अगर हम अपनी महिलाओं को, अपने घर के देवियों को इस स्टेज पे ला दिए तो सर सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज ये महसूस हो गया, जिस टीम में ऐसे बहनें हों
वो टीम का बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। थैंक यू JRCM। थैंक यू SS पोद्दार जी सर। हाँ जी नमस्कार JRCM सर, बहुत ही शानदार रहा आज अर्चना मैम का जो ये प्रेजेंटेशन था सर, बोर्ड प्रेजेंटेशन वाकई में बहुत ही शानदार रहा और बहुत ही साधारण तरीकों से इन्होंने लोगों के बीच में अपने प्लान को रखा है। हमारे ख्याल से जितने हमारे नए साथी होंगे उनको समझ में आया होगा जो RCM बिजनेस उनको क्या दे सकता है। हम लोग महिला सशक्तिकरण की तरफ चल रहे हैं सर, और ऐसा लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जो हम सारे आदमी एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचेंगे सर। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। JRCM सर। थैंक यू सर। डॉक्टर अर्जुन सिंह यादव जी। सर JRCM, सबको JRCM। और आज तो सर कमाल हो गया, मैंने मैडम का जो प्लान देखा मतलब गजब, मतलब और मुझे ये लग रहा है ना कि ये जो कमाल हुआ है वो लेडीज मीटिंग जो 1 बजे वाली है उसका है, इसलिए कि उसको जो है ये बहुत अच्छा से कवर करती है। और आज हैबिट ऐसा हो गया है कि जितने भी जेंट्स लोग हैं सबसे बेस्ट प्लान लगा मुझे आज। और मुझे लगा कि इनके प्लान को आप जो है ना एक स्पेशल बना करके और इसको YouTube पे डालना चाहिए, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसको दिखा सके। क्योंकि ये प्लान देखने के बाद कोई भी लेडीज ये नहीं कह सकती कि नहीं जी हम कमजोर हैं या हम इसके लायक नहीं है या बिजनेस हमारे लायक नहीं है। बहुत बढ़िया प्लान रहा सर, मैं तो मतलब जब से देखा मजा आ गया। और स्पेशल गजेंद्र जी को तो मतलब बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने मैडम को सामने लाया। बहुत सारे लोग हैं जो महिला शक्ति को सामने लाने से कतराते हैं, लेकिन सर जो है ना कंटिन्यू लेकर के साथ में बैठते रहे, और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो संतोष जी ने कहा है कि तीसरे दौर में एक नाम उभर के आएगा और वो नाम जरूर होगा अर्चना यादव जी का। सर थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। राजकुमार कामती जी। जी JRCM सर, सभी गुरुजनों को धन्यवाद, नमस्कार JRCM। और आज गजेंद्र जी सर और स्पेशल अर्चना मैडम का जो हमने प्लान देखा है सर, क्या कहा जाए, ये प्लान देखने के बाद सर कोई भी महिला बिल्कुल इस बिजनेस के लिए तैयार हो जाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि राजनीतिक आजादी के वक्त भी झांसी की रानी हुआ करती थी और उन्होंने अपने जलवा से पूरे देश को और पूरे इतिहास को बदल के रख दिया। और आज एक फिर से राजनीतिक आजादी, आज एक आर्थिक आजादी की जहां तक बात है, यहाँ भी एक झांसी की रानी पैदा हो गया है। और निश्चित रूप से ये पूरे भारत में अपना जलवा दिखाएंगे, पूरे बिजनेस में अपना जलवा दिखाएंगे। तो मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूँ और उन्हें सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू JRCM। गणेश कुमार जी सर, इंजीनियर साहब जी सर। नमस्कार सभी साथियों को। जैसे जब इस प्रोग्राम का जब शुरुआत होता है तो उस समय ओ सिकंदर झांक ले अपने दिल के अंदर, वाकई में वो कमाल है। जब भी मैं सुनता हूँ तो काफी ऊर्जा अपने अंदर में जाग जाता है और अपने आप को अंदर में झांकते हैं, अपनी शक्ति को पहचानते हैं फिर और काम के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये वाकई में कमाल का सुबह का रहता है। उसके बाद आज का जो अदर चंद जी का जो सुने हैं, वाकई में वो कमाल के हैं और बहुत अच्छा चीज बोले हैं। और आगे जो बेस्ट परफॉर्मेंस इस कार्यक्रम में आज के वेबिनार में मैडम अर्चना जी का रहा, काफी काबिलियत और उनकी तारीफ। और जिस तरह से राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उसका नाम पहले नहीं आया, सीता तब राम। तो दोस्तों आज गजेंद्र जी के साथ वाकई में अर्चना जी कमाल दिखाए हैं, ये प्रेरणा के स्रोत बने हैं, नारी सशक्तिकरण को जगाए हैं। और इस सिस्टम के फाउंडर आदरणीय TC छाबड़ा जी बोलते थे जब महिला इस कार्यक्रम में आगे आएगी तो मैं ये सपना लोगों का पूरा होगा। वाकई में अब उस पथ पर अग्रसर हो गया है RCM बिजनेस। और मैं सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उस मैडम जी को, अर्चना जी को, जो आज उन्होंने दिखाया है। वाकई में दिखाएं और आज का वीडियो अधिक से अधिक महिलाओं के बीच में शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू JRCM। और क्लोजिंग नजदीक है, उस पर भी ध्यान दें सभी साथी। थैंक यू सर, JRCM सर। थैंक यू सर। मिश्रा जी सर। सर बहुत बढ़िया, गोपाल जी का मैसेज आ गया है, बहुत बहुत बधाई दिया उन्होंने, प्रोग्राम देख रहे हैं और उनका बधाई हमें मिल गया है। मैंने अर्चना जी को दे दिया है गोपाल जी की तरफ से।
और मैं सभी जो रॉयल्टी अचीवर हैं अभी रह गए हैं वो मेरे से संपर्क करके अपना नाम नोट करा दें जिससे उनका नंबर आ सके। और अपना ये सुबह 7 बजे, दोपहर में स्पेशल प्रोग्राम लेडीज के लिए 1 बजे, सभी लोग इसको प्रमोट करें। और शाम का 8 बजे ये 3 प्रोग्राम चल रहे हैं। सब ये प्रोग्राम आपके टीम के अंदर बाहर ला सकता है। एक उद्देश्य एक ही है, नंबर 1 बनना, नंबर 1 जाना। और इसके लेके कंपनी बहुत बड़ी तैयारी कर रही है। एक मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ, अभी अपनी दुकान अपने लिए, अपनों के लिए छाने वाला है। आने वाला समय हमारा है, बस हमें अपने को तैयार होना है। अब इसमें हो तो कंपनी ये देख रही है कैसे हम सपोर्ट कर पाए अपनी दुकान अपने लिए, अपनों के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। इसी के साथ मैं सबको, अर्चना जी को तो ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उनका भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है। आने वाले समय के वो भावी लीडर हैं। जैसा कि बताया था कि एक समय था जो जोड़ी काम करती है, जो भी इसमें आगे आ जाएंगे वो अच्छा जाएंगे। तो अतर जी क्लोजिंग कंसल्ट के साथ क्लोज करें सर। जी सर, थैंक यू बहुत। सबसे पहले ये दोनों लोगों को मुबारक हो, गजेंद्र जी को, अर्चना जी को। कहा जाता है ना, नार्यस्तु यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन शुरू में किया था, ये वाला आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, और बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी आए। कुछ लोगों को फर्स्ट आया, कुछ लोगों को सेकंड आया है, कुछ लोगों का फोर्थ आया है, एक आध लोग फिफ्थ भी किए हैं, आला फेबब भी। अगर किसी छोटे बच्चे से आप पूछेंगे 10+1 तो शायद वो तुरंत इमीडिएट जवाब दे देगा 11। अब हो क्या रहा है, 101 वाले भी रिप्लाई किए हैं, 1001 वाले भी रिप्लाई किए हैं। हम बड़े हो गए हैं, हम इसमें ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। किसी स्कूल में ये नहीं पढ़ाया गया कि 10 में 1 जोड़ोगे तो 1001 आएगा सर। लेकिन वही हो रहा है कि सिस्टम में हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, जबकि सिस्टम बहुत सिंपल है। अभी आपको प्लान दिखाएगा, उसमें कुछ नहीं, सिस्टम चेंज करना, दुकान बदलनी बस। और हम जब वहां अपना दिमाग लगाते हैं फेल हो जाते हैं। तो दिमाग नहीं लगाना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था बस। तो